आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी सरकार के 100 दिन, जी हां 100 दिन, लेकिन चुनौतीपूर्ण, और वो इसलिए क्योंकि आज भी यही खबर आ रही है। आइए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौवध को लेकर हिंसा हुई है। दूसरी तरफ इंतजार है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर कई सवाल भी खड़े कर रही है। पुलिस ने गौवध की सूचना पर दरअसल मुजफ्फरनगर में 3 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों को भी तोड़ दिया। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में तैयारी है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जो कामयाबियां हैं उसको गिनाएंगे। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी भी है कि कौन कौन सी वो उपलब्धियां हैं जिनको आज वो इस मंच से गिना सकते हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गौवध की खबर थी, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। उन्हें छुड़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, पथराव किया। भीड़ ने कैसे वहां पर पथराव शुरू किया, पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं काफी गुस्से में स्थानीय लोग वहां पर, पुलिस से उनकी झड़प चल रही है। इस बीच अब बात 100 दिन की होगी और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद, और बल्कि पूरे आप देख सकते हैं तमाम मंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की उनके साथ वहां पर मौजूद है। कैबिनेट मौजूद और उस कैबिनेट के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां 100 दिन पूरे हुए हैं। और आजकल तो रवायत है, लोग 100 दिन के कई वादे रखते हैं। 100 दिन के बाद काम का लेखा जोखा देंगे अब से कुछ ही क्षणों में योगी आदित्यनाथ। 100 दिन पूरे हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण से और सभी हमारे माननीय मंत्रीगण से कि जो हमारी किताब बुकलेट बनी है उसका जो है उसका कवर खोलकर उसका, तो चलिए बुकलेट का विमोचन एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ चुनौतियां जो है कानून व्यवस्था की वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 100 दिन पूरे करने के बाद सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको सामने रखते हुए जो उपलब्धियां सरकार की हैं उन सबको इस बुकलेट में सामने रखा गया है। और कुछ ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को इस पत्रकार वार्ता में रखेंगे। रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़ खानों पर लगाम, कानून व्यवस्था, इन सब से होकर आगे गुजरती हुई योगी सरकार। चुनौतियां बड़ी बड़ी, सहारनपुर में जो जातीय हिंसा उत्तर प्रदेश ने योगी राज में देखा, उससे लेकर कई जगहों पर अवैध बूचड़ खानों पर शिकंजा, कर्ज माफी से होगा हर किसान की कर्ज माफी समाधान। इस पर एक बहुत छोटी सी फिल्म, बड़ी उपलब्धि योगी सरकार बताने वाली है। अनुरोध करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर शर्मा साहब से को लेकर जो वादे किए गए हैं वोटर से, उस पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे योगी आदित्यनाथ। अब यह दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो उनका इतिहास रहा है, बोर्ड एग्जाम हो गए, गोरखपुर मठ से निकलकर देश की संसद और फिर संसद से सीधे मुख्यमंत्री पद। चलिए वीडियो भी पीछे चलाया जा रहा है। अब बिटिया का किसी बढ़िया कॉलेज में दाखिला करा दो। मैनेजर साहब, कैसे भेजे कॉलेज? किसके नाम पे? सारा पैसा तो आपका बैंक ले जाता है। आज मैं लेने नहीं, कुछ देने आया। का खुशखबरी ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया है। अब भूल जाओ कर्ज, बस निभाओ अपना फर्ज। कर्ज माफी से होगा अब हर किसान आबाद, अंत्योदय का सपना अब हो रहा साकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ कैबिनेट कलीग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और जो उपलब्धियां गिनाई जाएंगी उसमें प्रदेश में कैसे अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है,
उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि जो भी शिकायत करता था अब योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं। आइए सुनते हैं उनसे कि क्या कुछ वो गिनाते हैं उपलब्धियों में। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है। इस मौके पर मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए
हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का गंभीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा, तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। गत वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय आड़तियों और एजेंटों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय प्रदेश सरकार ने किया है। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जनता से किए गए वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का प्रभाव आम जनता एवं प्रदेश के विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 36,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ को अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी। प्रदेश में पहली बार आलू उत्पादक किसानों के आलू को खरीदकर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9,70,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से राज्य की खनन प्रक्रिया काफी विवादास्पद एवं पक्षपातपूर्ण रही है। हमारी सरकार तकनीक आधारित पूरी तरह से पारदर्शी एक नई खनन नीति को लागू की है। भूतत्व एवं खनि कर्म विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के लागू हो जाने से अब खनिजों के परिवहन के लिए ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा
14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। इसके अलावा 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से 24x7 पावर फॉर ऑल अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों अयोध्या, देवीपाटन, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकंभरी देवी, नैमिषारण्य जैसे स्थलों पर भी विद्युत की अनवरत आपूर्ति का निर्णय लिया गया। बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के मध्य अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के मध्य सड़क परिवहन और अधिक सुगम हो जाएगा और दोनों राज्यों की जनता को बेहतर पथ सेवा उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग की वन स्टॉप टूरिज्म सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का फैसला भी लिया गया। प्रयाग अर्धकुंभ 2019 के आयोजन से पूर्व गंगा जी को स्वच्छ बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत झूंसी, नैनी, फाफामऊ और वृंदावन की कुल 600 करोड़ रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करा करके प्रारंभ कराई गई। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य में लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त किया गया है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे में किसी भी समय कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। 181 हेल्पलाइन के तहत 64 रेस्क्यू वाहन को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 75 जिलों में अब तक ये वाहन महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हो गए हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित प्रकरण राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से केंद्र का अनुमोदन पाने में सफल रहा है। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 51,000 से अधिक साधकों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही है। दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ अर्थात खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार पूरे प्रदेश को अक्टूबर 2018 तक ODF घोषित करने के लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, कानपुर, आगरा को पहले ही चयनित किया जा चुका है। वर्तमान सरकार के प्रयास से झांसी, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी इस मिशन में सम्मिलित कराने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेंडरिंग व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों में यूनिफॉर्म, पुस्तकें, जूता, मोजा तथा बैग उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल इस सत्र से प्रारंभ करने की योजना है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए प्रदेश सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। इंसेफ्लाइटिस से प्रदेश के सर्वाधिक संवेदनशील 38 जनपदों के 1 से 15 वर्ष तक के वंचित बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। जनता को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत 150 एम्बुलेंस प्रदेश के अंदर संचालित की जा रही हैं। इन एम्बुलेंस सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से क्रिटिकल मरीजों को प्राण रक्षा हो रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए यह सरकार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से अयोध्या और काशी को भी जोड़ा जाएगा। जनता को सुगम और त्वरित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की संस्तुति की गई है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार ने अयोध्या तथा मथुरा एवं वृंदावन को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। जल्दी ही यह आप लोगों के सामने होगी। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य को संतुलित औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसे समाप्त करते हुए पारदर्शी तरीके से चेन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। और अंत में मैं आप सभी को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदान किया गया है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं और यह सिलसिला और तीव्र गति से आगे भी बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन के कामकाज को गिनाते हुए, जिसमें किसानों का जिक्र किया, किसानों की कर्ज माफी का जिक्र किया। कहा 86 लाख किसानों को उससे फायदा हुआ है। बिजली को लेकर हमने समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें 24 घंटे के अंदर शहरों में 48 घंटे तक। कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, सुनिए। देखिए, प्रदेश में हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए ये सरकार कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित है। और मुझे लगता है जब हर वर्ग, हर तबके की बात हो गई है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए उसमें कोई भेदभाव के लिए कोई जगह इस सरकार में नहीं है। और
आप निश्चिंत रहिए, आप लोग कार्य करिए, जनता की सेवा करिए। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, एक सकारात्मक सहयोग की उम्मीद ये सरकार आप लोगों से रखेगी। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए आप सबकी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ, कामकाज सरकार का जरूर गिनाया, बहुत सारे सवाल जवाब नहीं लिए वहां पर, लेकिन इन सब के बीच ये जरूर जवाब में कहा कि भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों को भी कह दिया कि आप भी सेवा कीजिए और सरकार की रूप से सकारात्मक जो काम हो रहा है उसको आगे जनता के सामने रखे। बहरहाल अगर पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो एक योगी आदित्यनाथ इसमें ऐसे दिखे जिन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ही मीन्स बिजनेस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कामकाज पर लेखा जोखा देकर ये बताने की कोशिश कि सबका साथ सबका विकास जो केंद्र की सरकार है उसी से प्रेरित होकर मैं भी यहां पर काम कर रहा हूं। ये भी बताया कि संतोषजनक वो इसे पाते हैं, 86 लाख किसानों को कर्ज माफी से फायदा हुआ है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि जो स्वच्छता अभियान केंद्र का है उसको भी यहां आगे बढ़ा रहा हूं। बिजली के बारे में उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर का खराब हो जाना बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर है। शहरों में 24 घंटे के अंदर, ग्रामीण इलाकों में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा, ऐसे तमाम निर्देश दिए गए हैं। जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स है उसका भी इन्होंने जिक्र किया, कहा कि एक अपराध मुक्त, भय मुक्त हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से जरा सुना देते हैं जब वो कह रहे थे कि हमने जो काम किया है वो हम मानते हैं कि संतोषजनक है, तो और क्या क्या कहा, सुनिए। 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है। प्रभावी पहल और उन सब का जिक्र करते हुए जो बड़ी उपलब्धियां सरकार की तरफ से गिनाई हैं उसमें रोमियो स्क्वाड का भी आपने जिक्र सुना। किसानों को लेकर जो कर्ज माफी की गई है 36,000 करोड़ की, उसका जिक्र किया। 86 लाख किसानों को फायदा हुआ। बिजली में हमने क्या आगे काम किया है, ये सब। कानून व्यवस्था, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर 100 दिन के कामकाज पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करा दें। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की, यहां पर हमारे साथ मौजूद है। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। और घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि जब जब एक उपलब्धि गिनाई जाएगी तो दूसरी तरफ पलड़ा ऐसे भी मुद्दों का है जिसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत कमजोर नजर आई। चाहे सहारनपुर में जातीय हिंसा हो या फिर गौ रक्षा के नाम पर। पहले आप कहते थे कि अखिलेश सरकार के देखो गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई कई जगहों पर, उसको रोकने में आप नाकाम रहे। तो संतोषजनक कहा जा सकता है या चुनौतियां बहुत बड़ी लग रही? बहुत बड़ा राज्य है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा राज्य है। मैं राज्य क्या कहूँ, एक पूरा देश के समान इसकी अगर मैं आबादी देखूं या फिर मैं इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखूं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप भी मुझसे सहमत होंगी। उत्तर प्रदेश जिन हालातों में हमें मिला है वो इन्फेस्टेड बाय क्रिमिनल्स था,
अपराधी जो थे बेखौफ घूम रहे थे, उनको कानून का डर नहीं था। सालों साल जिस प्रकार की सरकारें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही हैं, कहीं ना कहीं जो शासन था, प्रशासन था और जो अपराधी थे, उनके दिमाग में ये रच बस गया था कि यहाँ पर कुछ भी कर लो, आप कर निकलोगे, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मुझे गर्व है अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री पर। उन्होंने आते ही ऐसे कदम उठाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो एक बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। आप कहेंगे अपराधीकरण में कोई कमी नहीं आई है, मैं ये कहूंगी रोड़े अटकाने वाले बहुत हैं। जैसा मैंने कहा, हर कदम पर यहाँ पर अपराधी पैर पसारे हुए बैठे थे, उनके पैर कटने शुरू हो गए हैं। प्रशासन जो है वो अपना कार्य कैसे करना चाहिए उसको भी समझ में आने लग गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर अंजना जी कि जो सौदे होते थे वो बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते थे। स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट रेट अगर आप देखेंगी तो अचंभित रह जाएंगे। और खासतौर से अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विषय पर यहाँ पर टिप्पणी करूं तो 10वीं और 12वीं के बाद जो हमारी बालिकाएं होती थी, उनके परिवार वाले उन्हें कॉलेज या आगे की पढ़ाई करने से रोक दिया करते थे। तो जो भी, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड बना, जिसकी बहुत निंदा की, बहुत से लोगों ने निंदा करते रहिए, हमें वो कार्य जो जनहित के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए है, वो तो हम करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, आप निंदा करते रहिए, सरकार जनता के लिए काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। जिस हाल में आपने यूपी सौंपा था, मुश्किलें बहुत थी, चुनौती डबल हो गई थी। देखिए, जिस हाल में हमने यूपी सौंपा था उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या हो सकती है, लेकिन सर आंखों पे इन लोगों ने इस तरीके से लिया कि 100 से अधिक एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके अपने रिपोर्ट के हिसाब से 20 से अधिक मंत्री इसी तरीके से हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी किसी अपराध से परे नहीं है, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। रही बात, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक परीक्षार्थी स्वयं खुद की कॉपी जांच कर रहा है और स्वयं को 100 में से 110 नंबर दे रहा है। जब मीडिया से सवाल पूछने की बारी आई तो वो चल दिए कि हम सवाल नहीं देंगे। नहीं, लेखा जोखा देना तो अच्छी बात है कि तो आपको पूछना चाहिए था ना, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए था। लेखा जोखा देना एक बात है, ये कहना कि हमने जो किया है उससे हम संतुष्ट हैं और हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, ये दूसरी बात है। तो आपको लगता है कि सवाल जवाब देते तो 100 दिन सार्थक हो जाते? नहीं, मुझे लगता है कि आप किसी 100 दिन में किसी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देखिए क्या सरकार सैद्धांतिक दृष्टि से सही दिशा में है, नीति की दृष्टि से सही दिशा में है, नेतृत्व की दृष्टि से सही दिशा में है और सही माहौल बना पाई है कि नहीं बना पाई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 100 दिनों में उन्होंने उत्तम प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बना दिया है। हर जगह उपद्रव का माहौल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, कोई किसी भी हालत में भीड़ बन जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चल रही है घनश्याम जी, चाहे वो किसान हो, कुंभकर्ण की व्याख्या किया जाए तो उसमें पहल हो गई है। मैं हम उस तरह की टिप्पणियों पे नहीं जाऊंगी, आप मुझे कुंभकर्ण कहें और मैं आपको सुर्पणखा कहूं। इस तरह की देखिए, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए कि मैं कुंभकर्ण कहूं और आप मेरी बहन है, मैं आपको सुर्पणखा कहूं। और रावण की सरकार है। शहरी क्षेत्रों में 18 से 16 घंटे आ रही है। सिंचाई में देख लीजिए, सिंचाई में हमने चाहे वो तालाब हो, चाहे वो 16 घंटे आ रही है या जा रही है, तो आप लोगों से पूछिए। छोड़ के गए थे उससे 30% की बढ़ोतरी में हम पहुंच चुके हैं। कौन से क्षेत्र में बात करना चाहते हैं आप? चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात कर लीजिए, मैं चुनौती देती हूँ, आपको चुनौती देती हूँ, चाहे आप हो चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, जिस क्षेत्र में आप मुझसे प्रश्न करेंगे मैं उत्तर देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि पहल किस प्रकार से, एक सकारात्मक पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में की है। दे नहीं पाए, आप उत्तर देंगे। आपके कहने से, आपके कहने से कि 100 विधायक का जो आपने उदाहरण दिया, एक आजकल एक प्रथा चल पड़ी है। एक सेकंड मैम, एक सेकंड घनश्याम जी, आजकल एक प्रथा चल पड़ी है और वो प्रथा ये है कि सवाल तो कोई नहीं सुनना चाहता, ना जवाब देना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वन साइडेड ही सभी करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अन्य लोग हो। ये तो अब हर पार्टी की प्रथा है, तो इस पर क्या पूरी तरह से घेरना सही होगा? और उपद्रव प्रदेश कह देना इन 100 दिनों में सही होगा, देखते हुए 27 साल यूपी बेहाल आप भी कहते थे एक वक्त पर। क्या मुझसे पूछा आपने सवाल? अफजल जी आप ही से पूछा। 27 साल यूपी बेहाल तो आप ही लोग कहते थे। आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं, मैं समझा आप उन्हीं से बात कर रही हैं। नहीं, आप ही से।
देखिए, मैं अंजना जी एक दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 100 दिन में अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपना लेखा जोखा दे रहा है तो जाहिर है कि हर चीज की उपलब्धि वो नहीं बता सकेंगे। ये ईमानदारी से अगर बात को देखा जाए तो ये बात सही है। लेकिन एक दो बातें हैं ना जरूरत। देखिए, कभी कभी एक बिंदु भी काफी होता है बातों को समझने का। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश में इसको दिखाया जा रहा था, और एक सवाल लिया। उस सवाल के अंदर खासतौर पर उन्होंने कहा कि ये हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार है, और उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं दिया। अगर उन्होंने वाकई कुछ काम किया होता और काफी कुछ उनके पास कहने के लिए होता, जवाब देने के लिए होता, तो वो यकीनन सवालों का जवाब देते और मीडिया को मायूस नहीं करते, क्योंकि उन्हीं के जरिए से सवाल पूछे जा सकते हैं। राहुल जी कितने सवालों का जवाब देते हैं सर? लेकिन उन्हीं के जरिए से जो राहुल जी कितने सवालों का जवाब देते हैं? जैसे आपने भी अभी एक सवाल पूछा। राहुल जी कितने सवालों का जवाब? इस बार राहुल जी की बात नहीं हो रही है। नहीं, क्यों नहीं हो रही है? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी पर अगर हम रहे। अरे सर, सबकी शर्त देखी जाएगी राहुल ना। जी नहीं देते तो बाकी को भी नहीं देना चाहिए। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि यही इस देश में प्रथा चल पड़ी है। यही प्रथा चल पड़ी है। राहुल गांधी पर सवाल करने का अधिकार क्यों नहीं है मुझे? राहुल गांधी पर सवाल करने का अधिकार क्यों नहीं है मुझे? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ ने अगर वाकई बिल्कुल करने का अधिकार है और सवाल किया जाता है। मैंने कब मना किया? कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि फिर तो वो बुकलेट पढ़ लेते, हम लोग बता देते देश को। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, अखिलेश यादव से भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा, मायावती से भी पूछा जाएगा। इस देश की अब प्रथा यही हो गई है, सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं होता। जैसे ही सत्ता में आते हैं वन साइडेड। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं? ज्ञान खत्म किया। हाँ अंजना जी, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं? आपकी बात हम समझ गए सर। आप कह रहे हैं कि उनको सवाल जवाब लेना चाहिए था। एक बार आलोक जी का इस पर कमेंट ले लें आपकी इजाजत से। सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक बार मैं सिर्फ ये कहूंगा, हाँ, एक बार आलोक जी की इस पर ले लें सर, क्योंकि अब तो पंजाब सरकार के भी 100 दिन हो गए होंगे। ये जो भय की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश में मीम अफजल साहब वैसे खुद भी पत्रकार पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? वो 100 दिन का लेखा जोखा देंगे? देखिए, ये जवाब तो शायद मीम अफजल साहब या अमरिंदर सिंह जी दे सकते हैं। मैं तो दो बात कहूंगा कि खुद मीम अफजल साहब भी पत्रकार हैं। ये सही है कि या तो शुरुआत में ही योगी जी ने जब कहा कि प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है, यदि वार्ता होती तो दो पक्ष, चार पक्ष, पांच होना, तो इसलिए बेहतर होता। प्रेस वार्ता नहीं कहते, एक वक्तव्य हम जारी कर रहे हैं, जैसे कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। दोनों ने अपने वक्तव्य दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि पहले से अनाउंस था, आप और हम लोग इस स्टूडियो में थे, तो अब ये ठीक है कि परंपरा भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चूंकि हर मुख्यमंत्री का अधिकार है, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सो हम लोग सब शुभकामना देते हैं कि जितने मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह, रमन सिंह जी, योगी जी, या जो और पार्टियों के, अमरिंदर सिंह, कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह से व्यवहार करना शुरू करने की आदत डाल लें। तो एक तो उनको अभी से शुभकामना, बधाई। दूसरा, मुझे लगता है कल मैंने अपने इंटरव्यू पढ़ा, उसमें सवाल जवाब थे उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य का। उन्होंने कहा कि जो काम 5 साल में हुए थे वो हमने पूरे कर दिए 100 दिन में। ये हेडलाइंस हैं, आप देख लीजिएगा, बड़े एक अंग्रेजी अखबार में। तो और इंटरव्यू है, इसलिए उसका कोई डिनायल भी नहीं आया। तो मुझे लगता है जब 5 साल का काम पूरा ही हो गया, आओ चले फिर गांव की ओर, फिर चले चुनाव की ओर। इसलिए कहीं लगता है इतनी जल्दी है ये फैसला करना कि 100 दिन में सब कुछ हो गया और अब चमत्कार हो गया। क्योंकि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो नहीं कर सके, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब नहीं कर सके, अब योगी जी ने आके सब कर दिया। डेडलाइन तो पूरे दिया था ना 100 दिन का, कहा था कि हम इतने दिन में ये करेंगे, 15 जून को गड्ढा मुक्त कर देंगे, 63% हुआ, वो भी बताया। गंदगी कहाँ साफ हुई? गाजियाबाद चलिए, नोएडा पीछे आपकी गली के। बिजली की समस्या कहाँ खत्म हुई है? लेकिन हाँ, 19 जून की तारीख थी, अयोध्या में 150 टन पत्थर जरूर पहुंच गया है राजस्थान। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार शुरू हुई थी, आई थी यहां पर, तो एक तो अवैध बूचड़ खाना, उस पर लगाम कसना, एक औचक निरीक्षण के लिए सरकार काफी हर जगह पर जानी गई, समझी गई, दिखाई गई। आइए आपको दिखाते हैं। एक तो गड्ढा मुक्त करने का खुद ही डेडलाइन सेट किया था 15 जून का, लेकिन खुद ही पर बताया कि 63% ही कर पाए हैं। चलिए इस पर क्या कहा और अन्य 2-3 मुद्दों पर क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए
हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है, इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा गड्ढा कानून व्यवस्था का है, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती। इन्हीं सवालों के साथ लौटेंगे, देखते रहिए।